हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से पुनः स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई कक्षा 6, 7, 8 जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अध्याय 1 हमने पूरा कर लिया है। आज हम अध्याय 2 के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, ये किताब आपके राजस्थान में जो रीट मुख्य पात्रता परीक्षा जो कि जनवरी में प्रस्तावित है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान जीके इस बार ज़्यादा जोड़ा गया है। तो राजस्थान जीके जो बोर्ड की बुकों से सबसे बेस्ट जीके कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो आज हम अध्याय 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अध्याय 1 पूरा हो चुका है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको पूरा ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। हम चलते हैं सीधे पाठ की ओर। इससे पहले अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको अपने इस चैनल पर मिलती रहेंगी साथियों। क्योंकि मैं विद्यालयी समय को निकालते हुए भी आपको वीडियो बनाता हूँ। मुझे भी विद्यालय जाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, कई सरकारी काम है उनको भी पूरा करना होता है। उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बना करके आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूँ। तो साथियों, आपका सहयोग की ज़रूरत है, आप सहयोग ज़रूर कीजिएगा, हमसे जुड़िए। हम आपके लिए अच्छा से अच्छा मैटर देंगे, मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके लिए लाएंगे। तो चलिए आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये हम डिसाइड करेंगे साथियों, क्योंकि पूरा तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें मेन पढ़नी है जो हमारे लिए उपयोगी है। बाकी पूरा पढ़ सकते हो, कोई पढ़ने वाले तो दुनिया पढ़ रही है, लेकिन हमें भीड़ से अलग होना है। हमें भीड़ के साथ भेड़ चाल नहीं चलना है, और भीड़ से अलग होना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, और कुछ अलग करना पड़ेगा तो हमें स्मार्ट स्टडी का उपयोग करना पड़ेगा। वो हम करेंगे साथियों, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। ये राजस्थान का इतिहास है, पार्ट 2 है। चित्तौड़गढ़ जिले में छोटे से गांव में भटोली गांव है। छात्र रमेश है। राजस्थान का मानचित्र देखा उसने, और राजस्थान के मानचित्र में देखते हुए अपने शिक्षक से प्रश्न करता है और कहता है कि सर, अपना जो राजस्थान का नक्शा है उसमें हमारा जो क्षेत्र है वो मेवाड़ है, और हमारे जो मामा जी जोधपुर में रहते हैं उनका क्षेत्र मारवाड़ है, ये क्या सिस्टम है। तो शिक्षक कहते हैं कि देख बेटा, ऐसी बात है कि जो हमारा मेवाड़ मारवाड़ ये सब प्राचीन नाम है, और प्राचीन समय में हमारे जो भी राज्य या फिर मंडल जो भी होते थे उनको प्राचीन समय में जनपद के नाम से जाना जाता था। जनपद क्या होता है? तो जनपद क्या होता है साथियों कि जो प्राचीन जो वैदिक काल में जो क्षेत्र या राज्य या मंडल जो थे उनको प्राचीन समय में जनपद का नाम दिया जाता था। जन का मतलब लोग, और पद या पाद का नाम पैर। तो अर्थात जहाँ लोग निवास करते थे उसे क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। तो चलिए, यहाँ पर आगे कोई नहीं है, आगे अपन अपने बात करते हैं साथियों। प्राचीन समय में जो जनपद के नाम थे, जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर रहने वाली जो जाति थी, जैसे जांगल प्रदेश है, मरु प्रदेश है, अर्जुनायन है, सिबी है, मेवात है, हाड़ौती आदि, ये सभी पहले प्राचीन समय के जनपदों के नाम से जाना जाता था। यहाँ देख सकते हैं आप, ये अपने राजस्थान का नक्शा है। किसका नक्शा है? राजस्थान का। यहाँ पर एक जनपद दे रखा है जांगल, एक दे रखा है मरुकांतर, और एक दे रखा है मत्स्य, और एक दे रखा है सूरसेन। यहाँ पर आपका हाड़ौती आ जाएगा, यहाँ पर आपका योद्धे आ जाएगा, कई सारे हैं साथियों। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर प्राचीन नाम हैं जिनको प्राचीन समय में जनपद कहा जाता था।
तो बात करें अगर हम जांगल प्रदेश की, तो जांगल प्रदेश नागौर के आसपास वाला क्षेत्र होता था। मरुकांतता आपके जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के आसपास वाला क्षेत्र होता था। मत्स्य अलवर और जयपुर और भरतपुर के आसपास वाला क्षेत्र था। और ये सूरसेन है, ये करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर के आसपास वाला क्षेत्र माना जाता था। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं साथियों, आगे देख सकते हैं। ये देखिए आप मरु जनपद के बारे में हम बात करते हैं तो ऋग्वेद सहित हमारे जो पौराणिक ग्रंथ थे, जैसे रामायण वगैरह है, महाभारत है, उन सभी में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता था। अगर हम मरु प्रदेश में बात करें तो मरु प्रदेश में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर ये सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बनने वाला है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है साथियों। प्रश्न किस प्रकार बनेगा वो देखते हैं कि मरु क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है। अपने पास कौन कौन से, एक तो बीकानेर है, एक नागौर है, एक चूरू है, एक गंगानगर है, एक जैसलमेर है, एक बाड़मेर है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं जांगल प्रदेश की ओर। जांगल प्रदेश में कौन कौन से ज़िले शामिल होते हैं, तो इसमें एक तो बीकानेर होता है, एक नागौर होता है और एक जोधपुर का कुछ भाग होता है। ये याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। वर्तमान में जो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, तो जो एग्जामिनर हैं वो कहीं से भी प्रश्न उठाकर दे सकता है। प्रश्न आपके आरबीएससी बोर्ड की बुकों से ज़्यादातर फंसेंगे, तो आपको इन बुकों को ज़्यादातर महत्व देना है। और जांगल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो अहिछत्रपुर है। क्या है? अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? नागौर का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है साथियों? नागौर का। तो नागौर किसका वर्तमान नाम है? अहिछत्रपुर का। अहिछत्रपुर किसकी राजधानी थी? जांगल प्रदेश की थी। जांगल प्रदेश में कौन कौन से ज़िले आते थे? बीकानेर ज़िले आता था, नागौर जिला आता था और जोधपुर जिला आता था। ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लिया आपका काम हो जाएगा। ये पढ़ लिया आपका यहाँ से काम है। आगे देखते हैं मत्स्य की बात। हम फालतू नहीं पढ़ने वाले थे कि साथियों, इसमें हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम की चीज़ है। फालतू तो दुनिया पढ़ रही है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हमें सिलेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? सिलेक्शन कैसे निकालते हैं ये मुझे पता है साथियों। मैंने कितनी मेहनत करके, और दुनिया पढ़ रही है। अगर हम कहीं सारा मैटर पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हम सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। तो मत्स्य संघ देखिए आप। मत्स्य, सबसे पहली बात तो ये आती है कि मत्स्य का जो उल्लेख है वो कौन से वेद में मिलता है? तो मत्स्य का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एक प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो गया आपको। प्रश्न कैसे आएगा कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मत्स्य का उल्लेख मिलता है, मत्स्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद। या फिर प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि मत्स्य जो संघ है उसका किस वेद में उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। कहीं से भी पूछ सकता है, उल्टा सीधा, लेकिन हमें तैयार रहना है। हमें चारों तरफ से प्रिपेयर होकर रहना है। एग्जामिनर कहीं से तो प्रश्न पूछेगा। इस बार हमें एग्जाम की खोपड़ी में क्या करना है? छेद करना है साथियों। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। ये प्रश्न कई बार पूछा है, इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक लगता है कि इस बार भी पूछ सकता है कि जो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी कौन सी थी? विराटनगर, जिसे बैराट भी कहा जाता है। और ये जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है। प्रश्न ये से पूछ सकता है कि अलवर और जयपुर के मध्य कौन सा जनपद है वो स्थापित है? तो मत्स्य जनपद। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है साथियों। कैसे? कि मत्स्य जो जनपद है, इस स्थान का जो वर्णन है वो चीनी यात्री युवान चांग ने भी किया था। किसने किया था? युवान चांग ने किया था। किसका किया था? मत्स्य प्रदेश का किया था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान का नक्शा है। यहाँ पर आपका अयोध्या प्रदेश आता है, जो कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में आता है। अर्जुनायन ये आपके आता है अलवर, करौली, भरतपुर वाले क्षेत्र में आता है। ये मालवा प्रदेश है, ये आपके आता है टोंक और कोटा, बूंदी के आसपास वाला क्षेत्र आ जाता है। सिवनी जनपद है, ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के और उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र यहाँ पर आता है। आगे देखते हैं साथियों। सूरसेन जनपद की बात करें तो सूरसेन जनपद
राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली के भूभाग में। कहाँ पर है? भरतपुर में, धौलपुर में और करौली में। कौन सा जनपद? सूरसैन जनपद। इसका भूभाग कहाँ पर विस्तृत है? भरतपुर, करौली और धौलपुर के आसपास वाले क्षेत्र में। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रखना है और आगे इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं साथियों, काम की चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास अब टाइम कम है और हमें इतना हो सके स्मार्ट स्टडी उपयोग करके हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सिवि जनपद की। सिवि जनपद आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश सिवि जनपद के आधिपत्य में स्थापित है। ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस लाइन को, कि आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश सिवि जनपद या सिवि जाति के आधिपत्य में स्थापित है। देखिए साथियों, जो लाइन अपने लिए इम्पोर्टेंट है उसको मैं एक या दो बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इसीलिए ये सिवि जनपद के नाम से जाना जाता है। और सिवि जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका या फिर मध्यमिका थी। ये इम्पोर्टेंट है। सिवि जनपद की राजधानी क्या थी? प्राचीन नाम एक तो मध्यमिका था और एक माध्यमिका था। इम्पोर्टेंट। माध्यमिका किसकी राजधानी थी? सिवि जनपद की। सिवि जनपद की राजधानी कौन है? माध्यमिका है। जिसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गाँव में मिलते हैं। अवशेष कहाँ मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ जिले के नगरी नामक गांव के पास इसके अवशेष है वो मिलते हैं। और इस भूभाग को हम मेदपाट या मेवाड़ के नाम से जाना जाता है तथा इसे हम प्रागवाट भी कहा जाता है। तो साथियों, जो मेवाड़ वाला क्षेत्र कौन सा होता है? जैसे अपने राजस्थान की बात करते हैं, ये अपने राजस्थान का नक्शा है। यहाँ पर ये अपने राजस्थान का नक्शा हो जाएगा। उसके बाद ये अपना जो नीचे वाला क्षेत्र है, जैसे उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये कौन सा क्षेत्र है? ये मेवाड़ वाला क्षेत्र देखने को अपन को मिलता है। तो ये बात याद रखना है। आगे देखते हैं। अर्जुनायन। अलवर और भरतपुर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। आगे देखते हैं मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। यानी कि जो मालव है, मालव की जो शक्ति का केंद्र है वो जयपुर के निकट वाला नगर था, जो कि वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। मैंने बताया था नक्शे में कि टोंक के आसपास वाला क्षेत्र था। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक भी फैला हुआ है। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता है और मालवों की दिग्विजय या यूप अभिलेख या नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। आगे बात करते हैं साथियों योध्या प्रदेश की। योध्या प्रदेश आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये उत्तरी भाग में एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योध्या ने उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। कुषाण शक्ति को नष्ट किसने किया था? योध्या प्रदेश ने किया था। बाकी इसमें आगे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसे मैं अंडरलाइन करके बार बार बता देता हूँ साथियों। आगे बात करते हैं मेवाड़ वाली। देखिए साथियों, मेवाड़ प्राचीन सिवि जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। जो प्राचीन सिवि जनपद वाला क्षेत्र था उसे कौन कहा जाता है? मेवाड़। और वर्तमान समय में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में 7वीं शताब्दी के आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल तथा सिसोदिया वंश का राज्य था। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानियाँ रहीं। यहाँ पर बोली कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ बोली जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। आगे बात करते हैं बागड़ की बात करते हैं। तो बागड़ भी दो क्षेत्र, राजस्थान के दो क्षेत्र बागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। एक तो कौन सा आएगा? डूंगरपुर वाला क्षेत्र, और एक आएगा आपका बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। कौन से प्रदेश से जाने जाते हैं? बागड़ प्रदेश से। एक आता है साथियों बांगड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश आता है? बांगड़ प्रदेश। और बांगड़ प्रदेश में शेखावाटी वाला क्षेत्र आता है। और शेखावाटी वाले क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो ये आपको याद रखना है। एक तो बागड़ और एक बांगड़। बागड़ में कौन कौन से आते हैं? बागड़ में आते हैं आपके
डूंगरपुर बांसवाड़ा और बांगड़ में आते हैं अपना शेखावाटी क्षेत्र। आगे बात करते हैं साथियों मारवाड़ की। मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश का ही कालांतर मारवाड़ कहलाया था। 7वीं सदी में इसे मंडौर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। कौन सी सदी में? 7वीं सदी में। किसका था? जो मंडौर है जोधपुर में है, गुर्जर प्रतिहार का शासन था। उसके बाद यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन आधिपत्य स्थापित हो गया था। और मारवाड़ वाले क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा? जोधपुर, जैसलमेर, पाली, नागौर, ये वाला क्षेत्र किस में आ जाएगा? मारवाड़ में आ जाएगा। हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ये आपका हाड़ौती प्रदेश है। मैं भी हाड़ौती प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ साथियों। कोटा डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी है वर्तमान में। कोटा डिस्ट्रिक्ट में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, टीचर पद पर हूँ। तो हाड़ौती प्रदेश है। हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से ज़िले आते हैं? एक तो कोटा आता है, एक बारां आता है, एक बूंदी आता है और एक झालावाड़ आता है। आधुनिक बूंदी और कोटा क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणाओं का शासन था। इसका शासन था? मीणाओं का शासन था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर राजस्थान का नक्शा है। शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, सीकर आता है। मेवात में अलवर, भरतपुर आता है। ढूंढौर में जयपुर और दौसा वाला क्षेत्र आ जाता है। मांड, जैसलमेर, मारवाड़, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, पाली, नागौर, बाड़मेर, ये सभी कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़ वाला क्षेत्र है। मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि आ जाते हैं। बागड़ में कौन कौन से ज़िले आएंगे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आएगा। हाड़ौती में बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये तो थे, इन सभी क्षेत्रों को अपन ने यहाँ पर ऊपर ऊपर विश्लेषित कर दिया है साथियों। तो आपका ये पाठ है, ये पूरा हो चुका है। इस पाठ के जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण या अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी हमने पढ़ा है। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर है। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कौन सा होता है? हाड़ौती, अभी पढ़ा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु थे साथियों। तो दोस्तों आज का ये पाठ है पूरा हो चुका है। वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से निवास करते हो और आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं कल नई वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।